जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली करंट डोज यानी डीसीडी में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जन धन खाते में सरकार कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। दरअसल क्या है कि जब एक कोविड-19 से के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए लगातार जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पैसों का आवंटन किया गया था, उसी संदर्भ में सरकार द्वारा आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ एक तरह से परचेजिंग पावर को डेवलप करने के लिए जन धन खातों में लगातार कुछ पैसे ट्रांसफर करने की घोषणा की थी। तो प्रश्न वही है कि वह कितना पैसा था। तो हम देख लेते हैं वो पैसा कितना था, 500 रुपये पर मंथ। कितने महीने तक के लिए? 4 महीने तक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जन धन खाते में सरकार हर महीने 500 रुपये और 4 महीने तक लगातार जमा करेगी, यानी उसे खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी। तो ये हो गया जन धन खाते में पैसा। और अगर हम इसके संदर्भ में चर्चा करें तो वर्तमान में 21 करोड़ खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक खाते में 2000 रुपए जाएंगे तो हो गया टोटल 42,000 करोड़ रुपए टोटल किसमें जाने वाला है? जनधन खातों में सरकार द्वारा जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर हम इसे इस 500 रुपए के अमाउंट से थोड़ा हट के थोड़ा इस पूरे ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो 42,000 करोड़ रुपए दरअसल एक तरह से आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए डाला जा रहा है। और इसका महत्व है क्योंकि ये जो पैसा है जब लोगों की परचेजिंग पावर यानी कि लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि करेगा और लोग जब खरीदने के लिए इस 42,000 रुपए का उपयोग करेंगे तो इससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ओके, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपने जनधन खाते के और बारे में कि क्या है जनधन खाता। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। एक्चुअली जनधन खाते की घोषणा जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मई 2014 में, तो उन्होंने जब लाल किले से आह्वान किया था, मीन्स उनका जब लाल किले पर पहला भाषण हुआ था 15 अगस्त 2014 को, तब उन्होंने घोषणा की थी कि एक जन धन खाते की एक आम आदमी के लिए यानी हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक जनधन खाता खोला जाएगा और उसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री जनधन खाता। और उस महत्वपूर्ण घोषणा के बाद 28 अगस्त से इस खाते के खोलने की शुरुआत हो गई थी। तो एक महत्वपूर्ण दिन था 28 अगस्त 2014 और इस दिन से ये खाता खुलना शुरू हुआ था। अर्थात इस जनधन खाता, प्रधानमंत्री जनधन खाता की जो शुरुआत हुई थी इस दिन से हुई थी। ओके, एक महत्वपूर्ण बात है कि इसका एक टैगलाइन है, मेरा खाता भाग्य विधाता। भाग्य विधाता यह है इस खाते की टैगलाइन। साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं इसी जनधन खाते से संबंधित। जब जनधन खाता खोला गया तो उस समय बताया गया था कि इस खाते के द्वारा लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो वह सुविधाएं क्या है? फर्स्ट वन तो है कि 2 लाख रुपए तक लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अर्थात यदि किसी व्यक्ति का इस खाता धारक का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या पूरी तरह से अपंग हो जाता है तो उसको या उसके नॉमिनी को कितना 2 लाख रुपए तक बीमा के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, लाइफ टाइम के लिए उसे 30,000 रुपए तक का बीमा हो जाएगा, अर्थात जब मरे या ना मरे लेकिन अंतिम में जब वो उसको 30,000 रुपए तक का बीमा मिलेगा उसके नॉमिनी को। थर्ड वन, एक ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा भी इसमें थी। 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्टिंग। होता क्या है? ओवरड्राफ्टिंग क्या होता है? ओवरड्राफ्टिंग का मतलब यह है कि आपके खाते में मान लीजिए 100 रुपए ही मात्र है और आपको 10,000 रुपए तक की जरूरत है। तो अब आपके खाते में अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप किसी से उधार लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में या विषम परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, गरीबों को आसानी से कोई पैसा देना नहीं चाहता, तो फिर वह मजबूर होकर किसी साहूकार से या किसी इस तरह से जो अधिक ब्याज पर पैसा देते हैं उनसे फिर उन्हें मजबूर होकर पैसा उधार लेना पड़ता था। तो इस एक छोटा अमाउंट 10,000 रुपए तक की व्यवस्था इसमें की जा रही है कि अगर आपके खाते में मात्र 10 मीन्स पैसा नहीं है तो भी आप 10,000 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं, जिसे कि आपको विदिन 1 मंथ जमा करना होगा।
तो ये, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई कि आपका खाता 6 माह तक लगातार प्रोसेसिंग में होना चाहिए, तभी आपको यह ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा मिलेगी। ओके। एक नेक्स्ट फायदा इसमें यह है कि प्रत्येक खाता धारक को एक रुपे कार्ड दिया जाएगा। रुपे कार्ड जैसा हम लोग एटीएम यूज करते हैं, वैसे ही भारत सरकार का जो अपना विकसित हुआ कार्ड है उसको रुपे कार्ड कहते हैं। एक रुपे कार्ड दिया जाएगा जिसके द्वारा वह 24 घंटे कहीं भी अपने खाते में जो उपलब्ध उनका पैसा है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, इस खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। इसमें कोई अमीर, गरीब, जात पात, मतलब SC ST OBC जनरल या इस तरह का कोई कैप नहीं है, अर्थात नो कैप। ये हो गया। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? दरअसल जो आप लोग जानते हैं मध्यम एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन्हें एमएसएमई कहा जाता है और उससे संबंधित एक अलग मंत्रालय है। तो इसके द्वारा जो है जो लघु उद्योगों से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसमें है क्या कि जो मंत्रालय ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमें ये प्रश्न है कि उसका नाम क्या है? उसका नाम है चैंपियन। एक्चुअली चैंपियन पोर्टल के माध्यम से जो हमारे उद्योग बंधु हैं उन साथियों को वित्तीय सहायता और कारोबार की संभावनाओं के बारे में की जानकारी दी जाएगी। दरअसल समझने की बात यह है कि होता क्या है कि जैसे जो हमारे उद्योग बंधु हैं जो नया नया इस तरह के स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या खोलना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे प्रथम ज्ञान क्या नहीं होता कि उन्हें उचित दर पर जो सरकारी सुविधा के अनुसार कहाँ से लोन मिल सकता है, पहली बात। अगर नहीं पता होता है तो उसका मिसयूज होता है, दलाल बहुत सारे मिल जाते हैं और बीच में बिचौलिए के रूप में आते हैं और जो उचित सरकार द्वारा दी जा रही जो लाभ है यानी चाहे ऋण लेने के संदर्भ में या फिर अन्य संदर्भों में वो उन्हें नहीं मिल पाता है। एक तो उस समस्या से इनका निवारण हो जाएगा ये जो वित्तीय सहायता। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे इस तरह के जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं या जो साहसी जिन्हें कहा जाता है ये लोग इन्हें क्या है कि बहुत एक बेहतर जानकारी नहीं होती है अपने उस क्षेत्र में, अर्थात कि उन्हें किस सेक्टर में उद्योग को लगाया जाए। जैसे क्या डबल रोटी का उद्योग लगाया जाए ये मतलब, या फिर किसी ऐसे उस तरह का मान लीजिए कि क्या नमक बनाने की फैक्ट्री लगाई जाए, मसाला बनाने की फैक्ट्री लगाई जाए, या फिर मान लीजिए कलम, पेन, कॉपी, क्या मतलब बहुत सारे जो हम छोटे छोटे उद्योग देखते हैं उन उद्योगों के संदर्भ में वो जो संभावनाएं हमारे आसपास के क्षेत्रों में मतलब जो रॉ मटेरियल के आधार पर या मार्केट के आधार पर यानी डिमांड के आधार पर किस तरह की किसमें संभावनाएं हैं वो हमारे छोटे उद्योगपतियों को नहीं पता होता है। तो ये जो पोर्टल है चैंपियन ये उन हमारे उद्योग बंधुओं को उस कारोबार की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी देगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसएमई के संदर्भ में कुछ बेसिक फैक्ट लेते हैं। जैसे देश में जो है इस जो एमएसएमई है इसका रोल कितना है कि कुल जीडीपी का 29% कहां से आता है? इस एमएसएमई के द्वारा जनरेट किया जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि देश में 6 करोड़ एमएसएमई रन कर रही हैं और ये कितना लोगों को रोजगार दे रही है? लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके माध्यम से रोजगार लोगों को प्राप्त है। ओके, ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया हमारा। एक तो जीडीपी में 29% का योगदान इनका है। दूसरा, देश में कितना लगभग एमएसएमई काम कर रही है तो 6 करोड़। तीसरा है कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है तो लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जो हमारा मूल आज का था तो आप लोगों को पता है कि वो है था चैंपियन। और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, इस पे जरूर ध्यान रखना है कि क्या है ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से ये काम करेगा। ओके, तो हम आते हैं अपने आप नेक्स्ट। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये छूटा जा रहा कि इस जो पोर्टल है चैंपियन में, इस चैंपियन पोर्टल पर जो हमारे उद्योग बंधु हैं, ऐसा कह लीजिए जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, वो सारे हमारे मित्र अपनी समस्या, सुझाव
और कुछ नई आइडियाज है ना, जो नए इनोवेशन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं, तो इन सारी चीजों को ये इस पोर्टल पर साझा करेंगे सरकार से। साथियों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का परिचालन शुरू किया गया। तो जो इंजन परिचालन शुरू किया गया उसकी क्षमता कितनी है? और उसकी क्षमता है, हमारा आंसर है इसका 12,000 हार्स पावर। अर्थात एक जो ये सभी देश का जो सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन, ये ध्यान रखने वाली बात है, डीजल नहीं बल्कि विद्युत रेल इंजन जो कि स्वदेशी है, और इसका जो निर्माण किया गया है बिहार स्थित के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, मतलब इसका जो निर्माण किया गया है इस इंजन का जो 12,000 हार्स पावर का है, उसका निर्माण कहाँ किया गया? बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको पायलट फैक्ट्री में, ठीक है, सॉरी लोको फैक्ट्री में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उच्च क्षमता वाले इंजन का परिचालन करने के बाद भारत जो है अपना विश्व के 6 महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो गया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक इतनी क्षमता वाले 12,000 हार्स पावर की क्षमता वाले जो रेल इंजन है, इस तरह का रेल इंजन मात्र अभी तक 6 देशों के पास ही है। तो भारत इसमें जब शामिल हो गया, अर्थात भारत भी इस क्लब में अब शामिल हो चुका है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि हम थोड़ा सा इसमें चर्चा कर ले, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो रेल चलाया, मतलब जो नया इनोवेशन होता है उसमें पूछ लेता है कि यह कहाँ से कहाँ चलाया गया। जैसे अगर आप पीछे जाके ट्रेन एनालिसिस में पढ़ेंगे तो यूपी के पीसीएस में लगातार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि लास्ट टू लास्ट पूछा गया था कि सौर ऊर्जा पर आधारित एक ट्रेन चलाया गया, वो कहाँ से कहाँ के लिए चलाया गया। तो हम इसे भी देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली इसका जो पहला परिचालन हुआ कहाँ से कहाँ हुआ है, तो ये है हमारा दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद के लिए। और इस जो प्रथम परिचालन में यह 118 माल डिब्बा जो होता है, भरा हुआ 100 माल डिब्बा लेकर इसने अपना प्रचालन किया है। महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि जो इतना शक्तिशाली इंजन के होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब यह पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंची नीची जो भूमियां होती है वहां पर भी रेल की पटरियां तो बिछी है, बट वहां पर जब ऊंचाई की तरफ डिब्बों को आगे लेकर चढ़ना होता है, और सोचिए कि इतना बड़ा 118 माल डिब्बा भरा हुआ अगर कोयले से भरा हो, इतना आसान नहीं होता उसे खींच पाना। तो इस संदर्भ में अभी तक क्या होता था, हमारे देश में डबल इंजन लगाया जाता था, मतलब एक इंजन के साथ एक और इंजन। लेकिन जब इसे ये शक्तिशाली इंजन 1200 हार्स पावर का आ गया है तो उस डबल इंजन लगाने की समस्या से अब निजात मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसके 200वें जन्म दिवस पर हाल ही में 200 रुपए मूल्य का एक सिक्का जारी किया है। तो महत्वपूर्ण है कि 200वें जन्म दिवस पर 200 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया है। तो वह व्यक्ति कौन है, वह पर्सनालिटी कौन है जिसके जन्मदिन पर यह जारी किया जा रहा है? तो वह व्यक्ति है हमारे राम सिंह कूका। यह एक सिख नेता है, कह सकते हैं, सिखों के बड़े नेता माने जाते हैं राम सिंह कूका। और महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं कि 200 रुपए के सिक्के के संदर्भ में अभी तक जो पहले 200 सिक्का नहीं, पहले राम सिंह कूका के बारे में ही बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 1840 में कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? भगत जवाहरमल के द्वारा। और ये जो आंदोलन था कूका आंदोलन, बेसिकली यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? सामाजिक सुधार आंदोलन। उस समय जो है सिख संप्रदाय में बाल विवाह और मादक द्रव्यों का सेवन और महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी कुप्रथाएं शामिल हो गई थी। उन सारी कुप्रथाओं के सुधार के लिए, उनसे निपटने के लिए भगत जवाहरमल द्वारा 1840 में यह कूका आंदोलन शुरू किया गया था। और जब भगत जवाहरमल के मृत्यु के बाद फिर आगे और भी लोगों ने संभाला और फिर बाद में इसे राम सिंह कूका ने चलाया। क्या? इस कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया। इन्हीं के नाम पे जो है, बल्कि इनका नाम जुड़ गया, राम सिंह कूका हो गया।
तो इस कूका आंदोलन से जुड़े हुए राम सिंह जी हैं, जिनका 200वां जन्म दिवस था, और उन्हीं के नाम पे हमारा 200 का यह सिक्का जारी किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जन्म सिक्का जारी किया गया किसके नाम पर, वो है राम सिंह कूका। राम सिंह कूका किससे जुड़े हुए थे? तो हो गया हमारा कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब हुआ? 1840 में। और इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो है भगत जवाहर मल। साथ ही साथ प्रश्न भी बनता है कभी कभी कि कूका आंदोलन जो था, उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली क्या था? सिख संप्रदाय, सिख समाज में जो सामाजिक कुरीतियां आ गई हैं उनका निवारण करना, अर्थात सिख संप्रदाय की में सामाजिक सुधार ले आना। और ये तो हो गया हमारा इस कूका आंदोलन और राम सिंह से जुड़े हुए फैक्ट। कुछ और इससे जुड़े हुए, इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट लेते हैं। जो आपने देखा कि 200 रुपए का सिक्का बेसिकली या 200 रुपए का तीसरा सिक्का है। मतलब कि अभी तक जो है रुपया 200 के 3 बार सिक्के जारी हो चुके हैं। फर्स्ट वन तात्या टोपे के नाम पर, सेकेंड वन पाइका आंदोलन, यह एक जनजातीय आंदोलन था, और तीसरा हो गया हमारा राम सिंह कूका। ये हो गया 200 के कितने सिक्के हो गए? 2, 3। ओके। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो ये चूंकि सिख के संबंध में था है, तो ये जो 200 का सिक्का भी जारी किया जा रहा, यह सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ 5वां सिक्का है। साथियों, ये आज का हमारा 5वां प्रश्न, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा में बने रहे हैं कोविड-19 के, तो इस कोविड-19 से निपटने के लिए टीका बनाने का एक संयुक्त प्रयास भारत और अमेरिका की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। तो हमें यही इस प्रश्न में बताना है कि वह कौन सी 2 संस्थाएं हैं, एक भारत की और एक यूएसए की, जो संयुक्त रूप से कोविड-19 का टीका बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो वो संस्थाएं कौन है? नंबर 1 भारत की ओर से भारत बायोटेक, ये हो गई हमारी भारतीय। और इधर से जब हम अमेरिका की ओर लेंगे, ये है थॉमस जेफरसन। अगर थॉमस जेफरसन का आप लोगों ने नाम सुना हो तो ये एक्चुअली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के नाम पर यह एक थॉमस जेफरसन कंपनी बनी हुई है या इसमें शामिल है। मतलब ये दोनों कंपनियां, ये भारत हो गया और यह हो गया यूएसए। तो ये महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि लगातार चूंकि कोविड-19 का टीका भी बन नहीं पाया और सभी देश प्रयासरत है, तो एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है चूंकि भारत और अमेरिका के द्वारा। इसमें भारत शामिल है, इसलिए कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भारत की ओर से हमें याद आ जाएगा भारत का भारत बायोटेक, और अमेरिका की ओर से अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं माननीय जेफरसन महोदय की कंपनी। ओके, हम आते हैं आज के अपने छठे प्रश्न पर। हमारा ये सवाल है, प्रश्न है कि दारचा पद्मा लिंक सड़क, यह एक परियोजना है सड़क की जो दारचा और पद्मा दोनों को आपस में जोड़ने वाली है। तो बेसिकली यह किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न अगर हम बात करते हैं तो जो दारचा है यह हिमाचल प्रदेश के, अगर हम इसे यहां से देखते हैं हिमाचल प्रदेश, और यहां से किसको लिंक करेगा? हमारा लद्दाख, यूटी मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। लेकिन क्या ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो अगर इसके संदर्भ देखें तो ये हो गया लाहुल घाटी, ये लाहुल घाटी हो गया यहाँ पर। और लद्दाख में हम देखेंगे तो ये हमारा है कारगिल जिले का जंस्कार। कहां पे पड़ेगा? ये कारगिल जिले में। ठीक है, मतलब ये जो दारचा पद्मा लिंक सड़क किसको जोड़ रही है? लाहुल घाटी को जंस्कार से, और इनके दोनों की बीच की दूरी है कितना? 148 किलोमीटर। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लिंक सड़क परियोजना है, इसका बहुत एक कह सकते हैं कि सैनिक उद्देश्य है, मतलब सैनिक महत्व है, रणनीतिक महत्व है। और यह जो है, चूंकि आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की बात है, इसका मतलब है अगर आप ऊपर से देखेंगे, जो हम कुछ ऐसे बनाते हैं अपना भारत, है ना, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं ऐसे, तो इधर नेपाल हो गया है, तो ये हो गया हमारा ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे हो गया लद्दाख। तो आपको अगर पता होगा तो ये जो क्षेत्र है चीन के कब्जे में है यहाँ तक। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये सड़क बनाई जा रही है।
ये हो गया दारचा, और ये हो गया क्या अपना पद्मा। तो ये जो दूरी देख रहे हैं ना, बेसिकली यही दूरी जो है हमारी 148 किलोमीटर की है। अब इसके महत्व को आप इसी संदर्भ में समझ सकते हैं कि ये जो लिंक सड़क परियोजना है दारचा पद्मा, इसकी निगरानी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और बेसिकली 148 किलोमीटर दूरी है, लेकिन पूरा ये जो लिंक की जो पूरी परियोजना है वह 298 किलोमीटर की है ये परियोजना। ठीक है, ये दूरी 148 की है, बट जो पूरा लिंक है जो ये सड़क परियोजना का वह 298 किलोमीटर का है। एक और महत्वपूर्ण बात हम आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि ये जो सड़क जो बनाई जा रही, जैसा कि हमने यहाँ पे चर्चा की ना, यहाँ यहीं पे एक है महत्वपूर्ण एक पैंगोंग से झील। ठीक है, यहाँ पे एक झील है, उसका नाम क्या है, इसको मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पे इसी जो सड़क बनाई जा रही है इसके पास एक झील है, इसका नाम है पैंगोंग से झील। बेसिकली ये जो झील है इस सड़क के बिल्कुल आसपास ही पड़ रही है, और इस सड़क के आसपास पड़ने के कारण यह झील काफी चर्चा में है। तो हमारे जैसा कि हम लोग देखते हैं, आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो कभी इस तरह के सवाल हमारे बनते रहे लगातार आयोग द्वारा, चाहे वह जुडिशरी का हो, चाहे यूपी पीसीएस, बीपीएससी या किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे टाइप का एग्जाम है, तो आयोग जो है इस तरह के सवाल पूछता रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पैंगोंग से झील कहाँ है, पैंगोंग से झील ये पड़ेगा हमारा इसी के आसपास, ही जो सड़क है सड़क मार्ग में। ठीक है, बेसिकली ये पड़ता कहाँ पे है, अपना लद्दाख यूटी में। ओके, मतलब इस क्षेत्र में कहीं ये पड़ेगा, लद्दाख यूटी में। तो इसलिए इसे भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है, किसे, पैंगोंग से झील को भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सवाल से हमें कौन कौन से फैक्ट मिलते हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारा है ये जो लिंक परियोजना है उसका नाम क्या है, दारचा पद्मा लिंक परियोजना। फर्स्ट वन, इसकी लंबाई कितनी है, 298 इस पूरे परियोजना की। तीसरी बात है कि यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगा। चौथी बात, अगर इसको और रीजनल और क्लोज करें तो लाहौल घाटी को जंस्कार से जोड़ेगा, और ये जो दूरी है 148 किलोमीटर की है। नेक्स्ट वन आपसे हमने चर्चा की कि इसकी जो निगरानी कौन कर रहा है, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण जो सूचना की बात है वो हमने आपको ये दे दी कि पैंगोंग से झील जो कि लद्दाख में पड़ता है वह इसी मार्ग के बिल्कुल सड़क के आसपास में है, इसलिए यह झील पैंगोंग से झील लगातार चर्चा में है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हो सकता है कभी भी हमसे पैंगोंग से झील ही डायरेक्ट प्रश्न में पूछ ले, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा आज का 7वां प्रश्न है कि सेखतकर समिति, यह एक समिति है सेखतकर समिति। सवाल है कि इस समिति का किस उद्देश्य से गठन किया गया था, अर्थात सेखतकर समिति का जो गठन किया गया था कब किया गया था, 2018 में। और इसके गठन का उद्देश्य क्या था, बेसिकली इसके गठन का उद्देश्य था बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अर्थात जो हमारी सीमाई क्षेत्र है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किस तरह से किया जाए ताकि हमारी रणनीतिक स्थिति मजबूत हो और हमारे देश की एकता और अखंडता भी कायम रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए सेखतकर समिति ने अभी सुझाव दिया, और इन्हीं सुझाव को अनुपालन में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत और चीन, अर्थात की उत्तरी सीमा है ना, जहां पर भारत और चीन दोनों की सीमाएं मिलती हैं, कहां, उत्तर के क्षेत्रों पर, वहां पर सड़कों का विकास किया जाए। अगर आप लोगों को ध्यान हो, याद आ रहा हो, तो हमने इसके पिछले जो पद्मा दारचा एक सड़क परियोजना की बात की। बेसिकली वह जो सड़क का विकास किया जा रहा है वह इन्हीं सुझाव पर, यानी सेखतकर समिति के सुझाव पर ही वह दारचा पद्मा सड़क लिंक परियोजना का विकास किया जा रहा है। साथियों, ये आज का हमारा 8वां प्रश्न है, और इस प्रश्न में हम देखते हैं कि राशन वितरण, जैसा कि हम जानते हैं पीडीएस है ना, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत जो राशन लोगों को दिया जाता है, देश के नागरिकों को, उस जो रेगुलर वे में दिया जाता है, उस रेगुलर वे में दिए जाने के अतिरिक्त ये कोविड-19 के प्रभाव से निकलने के लिए लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा राशन भी दी जाने की बात सरकार ने की है, और वह राशन कितना है। तो यही हमारा प्रश्न है
बेसिकली वह है हमारा 5 किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति। वह गेहूं या चावल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कितना अतिरिक्त राशन दिए जाने की बात हुई है? प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा, अर्थात जो पहले से दिया जा रहा है 2 रुपए और 3 रुपए की दर से, उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये दी जाने की बात हो रही है। और इसका जो लाभान्वयन, अगर हम एक संभावना जो व्यक्त की गई है सरकार के द्वारा कि इसका लाभ जो है लगभग 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। अर्थात यह जो 5 किलो अतिरिक्त अनाज का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलने जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की, चाहे वह प्रवासी मजदूर हो या छोटे काश्तकार हो, चाहे कृषक हो, उन कृषि व्यवस्था भी ठप हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जब भाई लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, यानी दुकानदार जो छोटे स्तर के हैं, रेडी को पटरी वाले, इन लोगों के साथ ही साथ अन्य पूरा देश एक तरह से जो डिस्टर्ब सा हो गया है, सबकी अर्थव्यवस्था, सभी की आर्थिक स्थिति जो डिस्टर्ब हो गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये जो क्या कर रही है, 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, अर्थात कोई भूखा पेट न मरने पाए, लोगों की क्षुधा की पूर्ति की जा सके, इसलिए यह अनाज की मात्रा लोगों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम उपलब्ध कराई जा रही है। तो साथियों, ये आज का हमारा 9वां प्रश्न है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। और इस अंतिम प्रश्न में हम देखते हैं क्या है कि हाल ही में सरकार द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए हैं, अर्थात जो कोविड-19 से बचने के लिए जो लगातार पैकेज दिए जा रहे हैं, राहत के पैकेज, उन राहत पैकेजों का साथ ही साथ कुछ कानून भी बनाए जाने की बात की जा रही है। जैसे अगर आपको याद हो, हमने किसानों के संदर्भ में कहा था कहीं भी कभी भी, अर्थात तो अपने अनाज को अब कहीं भी पूरे देश में और कभी भी जाके बेच सकते हैं, या इस तरह के जो भी कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उनका उद्देश्य क्या है, अर्थात उनका लक्ष्य क्या है, उनका मूल लक्ष्य क्या है। तो हम बात करते हैं 3-4 पॉइंट में लेते हैं, एक अकेले पॉइंट में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मूल लक्ष्य क्या है, इसका मूल लक्ष्य है देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। ओके, लेकिन ये ऐसे संभव कैसे होगा? तो इसके लिए हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई हमें आईएएस बनना है, या हमें पीसीएस में हमें एसडीएम बनना है, डीएम बनना है, कुछ इस तरह के हम पदों की लालसा लिए जो हम तैयारी के लिए आते हैं, तो हम छोटा छोटा टास्क रखते हैं। जैसे हम प्री के लेवल पर कैसे पास करेंगे, मेंस के लिए कैसे प्रयास करें ताकि पास कर जाएं, फिर इंटरव्यू के लिए कैसे, ऐसे हम जुडिशरी में भी प्रयास करते हैं, आरओ या अन्य जो भी परीक्षाएं जो जिसका अपना लक्ष्य है, उसके संदर्भ में एक बेहतरीन प्लान बना के चलता है। तो लेकिन अंतिम उसका उद्देश्य क्या होता है कि अपने लाइफ को, ये जब हम चूंकि तैयारी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमें एक सरकारी नौकरी पा लेना। तो वैसे ही देश का भी संदर्भ में मूल लक्ष्य क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। लेकिन ये आएगा कैसे? तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कैसे, एक तो आयात कम करना, आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, गरीब प्लस आम आदमी की स्थिति को उन्नत करना। अर्थात जो आम आदमी, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब किसान या जो भी निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, कैसे कैसे करके उनकी ऐसी सहायता की जाए, उनको इस तरह से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और सामाजिक रूप से भी वो सशक्त हो सके, जिससे देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे सके और देश लगातार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। एक तीसरा जो मामला है इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि आर्थिक विकास की गतिविधियां तभी तेज होती हैं जब जो जटिल आर्थिक सुधार होते हैं उन्हें लागू कर दिया जाए। तो ये हमारा तीसरा क्या हो गया, जटिल आर्थिक सुधारों को लागू करना। जटिल आर्थिक सुधारों को लागू करना। और इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करें कि अगर आपको याद हो वही सेम बात कि कहीं भी कभी भी जो किसानों को अनाज बेचने की सुविधा दी जाने वाली बात की जा रही है, वह भी एक तरह से जटिल आर्थिक सुधार है। क्यों? क्योंकि उससे जो बिचौलिया वर्ग जो फायदा मिल रहा था या जो राज्य सरकारों को फायदा मिल रहा था, वह अब फायदा बिचौलियों को नहीं मिलेगा, अर्थात अब वह फायदा सीधे किसानों को मिलने जा रहा। तो इसलिए ये आर्थिक सुधार को लोग लागू नहीं करने देते थे, बट अब उसे सरकार लागू कर रही है। इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे जो एमएसएमई की हमने चर्चा की थी,
उस एमएसएमई की क्षमता जो है अब 100 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। अर्थात 100 करोड़ रुपए तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वह भी एमएसएमई में आएगा, और एमएसएमई के तहत एमएसएमई में जो भी लाभ दिया जा रहा है विशेषकर ऋण लेने के संदर्भ में वह उसे मिल सकेगा। तो ये हो गया हमारा मूल लक्ष्य क्या, कि हम देखें कि ये तीनों का मिला के ओवरऑल क्या होगा, ये लक्ष्य, इस लक्ष्य को पाना है। मतलब प्री पास करिए, मेंस पास करिए और फिर इंटरव्यू पास करिए, और फिर आप क्या बन जाएंगे, एक सरकारी रोजगार व्यक्ति पर, अर्थात चाहे एसडीएम हो, ये डीएम कह लीजिए, मतलब जो आईएएस या पीसीएस। ओके, तो इस तरह से हम ये 3 चरण जो पार करते हैं तब यहाँ पहुंचते। तो सेम स्थिति यहाँ पे भी है। इन 3 चरणों को जब वो पा लेगी, फुलफिल कर लेगी, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।